Good morning students. Today in this video we will study examples of exercise 4.1 from the book Partial Differential Equations of Jeevan Sons publication. We will start with our example 1. ये वीडियो स्टडी करने से पहले आपको वीडियो 1 जो मैंने 4th चैप्टर की यस्टरडे अपलोड की है उसे आपने अच्छे से देखकर सारी टेक्निक्स अच्छे से याद रख लेनी है, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी और तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्या है आपकी इक्वेशन? करली क्यूब जेड बाय करली एक्स क्यूब -4 करली क्यूब जेड बाय करली एक्स स्क्वायर करली वाई +4 करली क्यूब जेड बाय करली एक्स करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन 3x + 2y। इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को करने से पहले आपने सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्या जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं वो आपकी लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। यानी क्या क्या टर्म्स आपने ध्यान में रखनी है? आपको ध्यान में रखना है कि आपकी लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। लीनियर का मतलब क्या है? अब ज़रा ध्यान से देखो, जो आपका वेरिएबल z आ रहा है यहाँ कहीं भी उसकी पावर 1 से ज़्यादा नहीं है। ये थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, ये भी थर्ड ऑर्डर का और ये भी थर्ड ऑर्डर का। किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव की पावर नहीं है, कोई भी दो पार्शियल डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, z भी किसी के मल्टीप्लाई में नहीं है, तो लीनियर वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। होमोजीनियस क्या कहता है कि हर डेरिवेटिव का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हमारा सेम है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है और इसका ऑर्डर 3 है। फिर हम कहते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट, जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं उनके मल्टीप्लाई में सिंपल आपके कांस्टेंट हैं, यानी कि ये आपकी 4th चैप्टर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तभी आपने अपना 4.1 का मेथड इस पर अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं होंगी या होमोजीनियस नहीं होंगी उनको आप डिफरेंट तरीके से हैंडल करेंगे, तो एग्जाम में क्योंकि ऐसा तो मेंशन नहीं आएगा ना कि ये आपका 4th चैप्टर के मेथड से करो, तो जब भी आप इस चैप्टर को स्टडी करेंगे तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्या इक्वेशन ये आपकी 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम 4.1 का मेथड यूज़ कर रहे हैं। जब नहीं करेगी तो उनके जो मेथड्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहला काम आपको मैंने क्या बताया था कि इक्वेशन चाहे किसी भी फॉर्म में गिवन हो उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का आपका मेथड था कि आपने करली बाय करली एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है? डी से, और करली बाय करली वाई को किससे रिप्लेस कर देना है? डी डैश से। अगर इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की जो भी पावर्स होंगी वही पावर डी और डी डैश पर अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ देखो करली 3z बाय करली एक्स क्यूब है, तो मैंने इसे d3 लिख दिया। अब यहाँ पे थर्ड ऑर्डर तो है, x का तो सेकंड है और y का फर्स्ट है, तो d पर स्क्वायर लिख दिया और d डैश लिख दिया। फिर यहाँ देखो x का फर्स्ट ऑर्डर है, y में सेकंड ऑर्डर है, तो d की पावर 1 और d डैश का स्क्वायर लिख दिया, z कॉमन आ गया और राइट साइड वाला फंक्शन एज इट इज। फिर जब आपने अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे आप बनाते थे तो आप क्या करोगे? अब नेक्स्ट स्टेप पर जहां d है उसे m से रिप्लेस करेंगे, जहां d डैश है उसे 1 से रिप्लेस करेंगे। किसमें? ये जो ब्रैकेट में आपका पोलिनोमियल फंक्शन आया हुआ था। तो अब जरा ध्यान से देखो, मैं आपको यही रिप्लेस करके दिखा रही हूँ। d की पावर 3 है तो आप इसे लिखेंगे m की पावर 3 माइनस के 4 d का स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर, d डैश की जगह क्योंकि 1 आना है तो वो आपका इग्नोर हो गया है, प्लस में 4d यानी कि m, यानी कि ये आपकी रिप्लेस करके इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन के आप फैक्टर बनाएंगे और जो m के सॉल्यूशंस आएंगे उनकी हेल्प से आपने अपना क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको लास्ट वीडियो में, आपको जनरल सॉल्यूशन हर क्वेश्चन में निकालना है जो कि आपके CF प्लस में PI के क्या होगा? इक्वल। ठीक है, CF निकालने की और PI निकालने की सारी टेक्निक्स हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। अब इन्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्हें क्या करेंगे? अप्लाई। हाँ जी, देखिए यही आपकी इक्वेशन आई थी अभी लास्ट पेज पर।
हमने इसमें से m कॉमन निकाला, अंदर क्वाड्रेटिक बन गई है, क्वाड्रेटिक के फैक्टर आ गया 2 और 2, रिपीटेड रूट आ गया। अब देखो मैंने पहले फर्स्ट के लिए फॉर्मूला लिखा, टर्म किस टाइप में लिखी जाएगी, फाई, ब्रैकेट में 1 2 3 करके आई ऐसे लिखा जाएगा, y प्लस में mx, ठीक है, ऐसे फैक्टर लिखने हैं ना, m की वैल्यू आपने रिप्लेस करते जानी है, ठीक है। तो देखो y प्लस में 0x, तो y बन गया 5 2y प्लस में 2x, देखो दोनों में आएगा क्योंकि 2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए देखो दो फैक्टर आएंगे, एक के साथ 1 लिख दिया और एक के साथ x लिख दिया, यानी कि CF निकालने का काम आपका बिल्कुल सिंपली कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका काम है वो क्या निकालने का है, PI निकालने के लिए मैंने 1 ओवर एफ डी डी डैश वाला पोलिनोमियल लिख दिया और ये फंक्शन लिख दिया। अब साइन और कॉस वाला जो फंक्शन है वो क्या कहता है, आपका जहां डी स्क्वायर होगा उसे आप किससे रिप्लेस करेंगे, नेगेटिव ऑफ x के कोफिशिएंट के स्क्वायर से। x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 3, तो आपने देखो यहाँ पर मैंने उसे आगे एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो उस फॉर्मूले में जितनी भी टेक्निक थी, डी स्क्वायर हो जाएगा -3 स्क्वायर से रिप्लेस, डी डैश हो जाएगा -3 × 2 से रिप्लेस, और डी डैश स्क्वायर होगा -2 स्क्वायर से, यानी कि जितनी भी टेक्निक है वो डिग्री 2 की टर्म्स के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी डिग्री 3 की टर्म भी इन्वॉल्व हो रही थी। तो सबसे पहला काम हमने क्या करा, पूरे में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उसे कॉमन रख लेते हैं, हमारा कॉमन आया d। तो अब एक बात बताइए, जब आपका d जो है वो स्टैंड करता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो d और d डैश, सॉरी d और 1/d रिवर्स प्रोसेस है, तो 1/d क्या स्टैंड करेगा, देखो यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली जो आपका 1/d डैश होगा वो बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करा, जो 1/d कॉमन आ रहा था उसे इस फंक्शन पे अप्लाई कर दिया, इसका मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस। अब क्योंकि आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करा है तो x का कोफिशिएंट अपोन में आ गया, ये जो -2/3 था इसे मैंने बाहर रख के फंक्शन बन गया ये। अब वही रिप्लेसमेंट कर देते हैं, डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर, और डी डी डैश की जगह -3 × 2 पुट करके ये वैल्यू नॉन जीरो बन गई, तो यही आपका पीआई आ गया, पीआई और सीएफ को प्लस करके लिख दिया, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सबसे पहला काम स्पीड से ही मैं अब एक्सप्लेन करूंगी ये चीजें। सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है दोनों, तो ये होमोजीनियस है, पार्शियल डेरिवेटिव्स की कोई पावर नहीं है, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर नहीं है, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो ये लीनियर भी है, और इन पार्शियल डेरिवेटिव के कोफिशिएंट्स कांस्टेंट है। सारी कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो गई, तो सबसे पहला काम मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं, तो x की विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड डेरिवेटिव को मैंने डी स्क्वायर लिख दिया, x और y दोनों के विद रिस्पेक्ट टू 1 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसे -2 डी डी डैश जेड। अब राइट साइड पर देखो साइन और कॉस दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन और कॉस का जो हमारे पास पीआई निकालने का फॉर्मूला है वो इंडिपेंडेंट एक फंक्शन का पीआई निकालने का है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का नहीं है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हुए इस प्रोडक्ट को सेपरेट कर देते हैं। तो मैं क्या करूँ, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके, यहाँ इसने 2 कॉस साइन बी का लगाया है, आप 2 साइन कॉस बी का लगा लीजिए, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। अब इसने इसका ये फॉर्मूला लगा दिया, अब आपका ये राइट साइड वाला फंक्शन बन गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो आपकी नोटेशन फॉर्म में इक्वेशन है इसमें मैं d की जगह m पुट कर दूँ तो ये बन गया m का स्क्वायर -2m, क्योंकि d डैश तो आपका 1 है, यानी कि ये आपकी अब ऑक्सिलरी इक्वेशन है। जैसे ही आप m स्क्वायर -2m = 0 इस इक्वेशन के फैक्टर बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल आपके फैक्टर आ गया 0 और 2, तो मैंने जब अपना CF लिखा तो क्या बन गया 5 1 y + 0x, 5 2 y + 2x, आपका CF आ गया। अब आपका काम बचा है PI निकालने का। PI निकालने के लिए क्योंकि ये दो फंक्शन है तो देखो मैंने दोनों के साथ 1/FD d' को सेपरेट कर लिया, बिल्कुल बस अब डायरेक्ट अपने आपने वही टेक्निक लगानी है। अब ज़रा फर्स्ट वाले में देखो m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और n की वैल्यू आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग है 2,
तो मैंने देखो डी स्क्वायर की जगह देखो एक्स के कोफिशिएंट के नेगेटिव का स्क्वायर पुट कर दिया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ देखो ये वाली ना एक्चुअल में यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ये वाली जो टर्म है थोड़ी सी यहाँ मिस प्रिंटिंग है बुक में, ये एक्चुअल में -1 का स्क्वायर ऐसे है। बुक में एक्चुअल में उसने गलती से -1 पे होल स्क्वायर लिख दिया। फिर ये -2 इंटू डी डी डैश, तो ये बन गया -2, डी की जगह आ गया -1 इंटू डी डैश की जगह 2। ऐसे ही यहाँ पर बस सिंपल साइन का डिफरेंस आया है, वैसे ही आपने वैल्यूज पुट करनी है। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू 0 बन जाती है तो ये मेथड फेल हो जाएगा। उसको अभी फ्यूचर एग्जांपल्स आ रहे हैं उनमें डिस्कस करूंगी। अभी नॉन जीरो आ रही थी तो सिंप्लीफाई करके टर्म बनी, सी एफ और पी आई को मैंने प्लस करके लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए। ये देखिए क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी थर्ड ये भी थर्ड, तो होमोजीनियस है, लीनियर आपको सिंपल दिख ही रही है, और हर किसी के कोफिशिएंट कांस्टेंट है, तो लीनियर होमोजीनियस और कांस्टेंट कोफिशिएंट, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखो x के विद रिस्पेक्ट टू थर्ड डेरिवेटिव है d3 लिखा, x के विद रिस्पेक्ट टू सेकंड और y का 1 तो d स्क्वायर d डैश, y के पावर 3 तो d डैश की पावर 3। फिर d की जगह मैंने m पुट कर दिया, d डैश की जगह 1, आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। पावर 3 की इक्वेशन है, इसका एक रूट आपको बाय हिडन ट्रायल निकालना पड़ेगा। हिडन ट्रायल से एक रूट निकालने के बाद वैसे ही सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करके आप क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाएंगे। ये आपका बेसिक अलजेब्राइक वर्क है जो सबको बहुत अच्छे से याद होगा। ये काम आप खुद करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो आपके रूट्स क्या क्या आ गए हैं, 2 2 और -1। तो 2 जो रूट है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, -1 नॉन रिपीटेड रूट है, तो 5(1)y प्लस -1 इंटू एक्स, 5(2)y प्लस 2x लिखा और x को उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर आ जाइए, ये आपका फंक्शन है 1/fd, और अब एक्सपोनेंशियल का क्या तरीका बताया था, d को किससे रिप्लेस करेंगे, x के कोफिशिएंट से, जो कि क्या है यहाँ पर 1। डी डैश को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स वाई के कोफिशिएंट से, जो कि यहाँ पर क्या है 2। ये सब कुछ आपने रिप्लेस कर देना है, सॉल्व करके आपकी सिंपल वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके आपका ये बन गया 1/27 ई की पावर x माइनस 2y। आपने सी एफ और पी आई को प्लस करके लिख दिया, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ एग्जाम्पल पे आ जाइए, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही एग्जाम्पल है। अब देखो दो कॉस की टर्म मल्टीप्लाई में आ रही हैं, तो इसने इसको आगे सिंप्लीफाई किया है। हम इसको यहीं पे क्या करेंगे, देखो इसने यहाँ करके दिखा रखा है, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया और 2 कॉस ए कॉस बी का ये फॉर्मूला लगा के पी आई दोनों पे सेपरेट सॉल्व करेगा। तो आप ये काम यहीं पर भी कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पर इसे देख लीजिए, ये क्लियर दिख रहा है आपको, लीनियर भी है, होमोजीनियस भी है और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है। इसको आप लिखोगे डी का स्क्वायर, इसे लिखोगे डी डैश का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर हो गया, डी डैश आपका 1 पुट हो गया, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, रूट आ गए प्लस माइनस आयोटा। अब आपको यहाँ पे यही बात, अभी तक कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट का केस नहीं आया था, तो चाहे रूट रियल हो या कॉम्प्लेक्स, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, सी एफ लिखने का मेथड रहेगा सेम। क्या है मेथड, 5(1)y प्लस आयोटा एक्स, 5(2)y माइनस आयोटा एक्स, दोनों रूट्स लिख दिए। अब हम बात करते हैं अपने पी आई की, तो मैंने 1 में एफ डी डी डैश वाली पोलिनोमियल लिखी और इसकी जगह अब मैंने ये फॉर्मूले वाला एक्सप्रेशन लिख के दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट। सेपरेट करने के बाद कुछ नहीं करना, डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एम का स्क्वायर, डी डैश की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एन का स्क्वायर। ऐसे ही दोनों में अपनी वैल्यूज रिप्लेस कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद अब जरा ध्यान दीजिए, इसने इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में दोबारा कैसे कन्वर्ट करा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल देंगे और यहाँ पर cos a माइनस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, तो दो टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी और दो टर्म्स ऐड होकर आपका डायरेक्ट ये आ जाएगा जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ से देखो इसने 2 से 2 कैंसिल कर दिया और ये आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। तो जो आपकी साइन वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी और cos वाली टर्म ऐड हो जाएगी, तो ये आपका सी एफ प्लस पी आई रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
हाँ जी, आपको देखते क्लियर हो रहा है, लीनियर है, होमोजीनियस है, ऑर्डर 2 की और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया, एक्स स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू था तो डी स्क्वायर, ये 4d डी डैश और ये डी डैश का स्क्वायर। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डी की जगह m और डी डैश की जगह 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी m में, आप इनके सिंपल क्या बनाएंगे, फैक्टर। हाँ जी, फैक्टर आ गया आपका 1 और 3 नॉन रिपीटेड है, तो 5(1)y प्लस एक्स 5(2)y प्लस 3x। किसी भी फैक्टर को पहले लिखे, किसी को भी पीछे लिखिए। मैं अभी अगर इसमें यूं लिख देती 5(1)y प्लस 3x प्लस 5(2)y प्लस एक्स, उससे कोई भी आंसर पर इफेक्ट नहीं आएगा। अब एक्चुअल में आपका पी का फॉर्मूला बनता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो पी निकालने के लिए जो फंक्शन यूज हो रहा है, अब ना तो ये आपका एक्सपोनेंशियल है, ना ही साइन कोस है, और ना ही x इंटू में y की कोई पावर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसने यूज कर रखा है केस 4, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए दो मेथड बताए थे, या तो आप अपना केस 4 अप्लाई करो, या आपके पास ऑप्शन है शॉर्टकट मेथड का। अब शॉर्टकट मेथड पर एक कंडीशन होती है। शॉर्टकट मेथड जब आपने पढ़ा था तो मैंने कंडीशन क्या कही थी कि राइट साइड वाला जो फंक्शन है वो ax प्लस बी वाई की फॉर्म में ही हो, तभी आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, राइट साइड का फंक्शन है अंडर रूट एक्स प्लस 3y, तो क्लियरली अगर ये आपको ax प्लस बी वाई फॉर्म में क्योंकि विजिबल है, तो जो आपका शॉर्टकट मेथड जैसा कि इसका नाम है, यही आपके लिए सबसे सिंपल और शॉर्ट रहेगा। हमने फोर्थ मेथड पर उसी केस में जाना है जो ना ही आपके 1 से लेकर केस 3 तक के जो मेथड हैं उनमें कवर हुआ, और ना ही उस क्वेश्चन पे आपका शॉर्टकट मेथड अप्लाई हुआ। तो अब यहाँ पर ये जो मेथड आपका इस क्वेश्चन में यहाँ गिवन है, मैं इस क्वेश्चन में ये मेथड ना यूज करके नेक्स्ट पेज पर यही पीआई वाला पार्ट शॉर्टकट मेथड से एक्सप्लेन किया गया है, आपको उस मेथड से एक्सप्लेन करूंगी। ये मेथड फिर क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगा, आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनमें हमें इसे यूज करना कंपलसरी हो जाएगा, मैं आपको वहां एक्सप्लेन कर। हाँ जी, देखिए एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या था, इस टाइप का एक्सप्रेशन में आपको पीआई निकालना हो जिसमें एफ डी डी डैश होमोजीनियस है डिग्री एन का, तो मैं एन टाइम्स इंटीग्रेशन करूंगी एफ ऑफ यू का। यू कैसे आ रहा है, हमने ए एक्स प्लस बी वाई की जगह यू पुट किया है, और बाहर जो आपका 1/fd डैश है उसमें डी को आपने रिप्लेस कर देना है ए से, और डी डैश को रिप्लेस कर देना है बी से। अब यूज करते हैं, ये आपका पी था। तो देखो मैं अंडर रूट एक्स प्लस 3y को, x प्लस 3y को क्योंकि आपने u पुट कर दिया, तो अंडर रूट एक्स प्लस 3y क्या हो गया, अंडर रूट यू। तो देखो f ऑफ u की जगह क्या आ गया, अब अंडर रूट यू। अब क्योंकि ये पोलिनोमियल जो है कितने डिग्री का होमोजीनियस है, 2 डिग्री का, तो मैं 2 बार इंटीग्रेशन करूंगी, इसलिए मैंने लगा दिया 2 बार डी यू। यहाँ पे देखो जितनी इसकी डिग्री थी उतनी बार आपने इंटीग्रेशन करना था, इसकी डिग्री है 2, तो मैंने 2 बार इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन में x प्लस वाई की जगह u पुट कर दिया। अब ये जो एक्सप्रेशन था, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, d की जगह x का कोफिशिएंट, d डैश की जगह y का कोफिशिएंट। तो अब जरा x का कोफिशिएंट देखो कितना है 1, और y का कोफिशिएंट है 3। मैंने देखो यहाँ पर रिप्लेस करा, राइट में बाहर जो वैल्यू है वो बन गई 1/16। अब देखो पहला इंटीग्रेशन हटाए, u की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो गया, u की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 ऊपर जाके बन गया 2/3। अब दोबारा इंटीग्रेशन करा तो ये बन गया u की 5/2 अपॉन में 5/2। सिंप्लीफाई करा और u की वैल्यू x प्लस 3y रिप्लेस कर दी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। लास्ट मेथड से अगर हम इसे केस 4 से सॉल्व करते तो ये कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। अब आ जाते हैं हम अपने 6th एग्जाम्पल पे। 6th एग्जाम्पल में ये नोटेशन आर एस और टी यूज की हुई हैं। आपने ये अभी बहुत सारे चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ ली है कि आर का मतलब होता है सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टी का मतलब होता है सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एस का मतलब होता है करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई। तो ये आपने इसको इस फॉर्म में लिखा,
और e की x बाई e की y को e की x माइनस वाई कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है, क्लियरली आपको विजिबल है कि ये लीनियर है, होमोजीनियस है, ऑर्डर 2 की, और आपकी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। मैंने इसे नोटेशन फॉर्म में लिख लिया, d की जगह m पुट करके ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना दिए, m की वैल्यू आ गई 3/2 और -1। तो जो ये वैल्यूज आई -1 और 3/2 मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन लिख दिए, y माइनस एक्स और y प्लस 3/2x। अब एक बात नोट कीजिए, नेक्स्ट स्टेप पर इसने इस स्टेप को ऐसे लिखा हुआ है। कैसे किया हुआ है इसका मीनिंग समझिए। y प्लस 3/2x को मैं अगर 2 एलसीएम ले लूँ तो 1/2 इंटू 2y प्लस 3x लिख सकते हैं। मैंने फाई ऑफ मल्टीप्लाई दिस को एक नया फंक्शन फाई1 नाम दे दिया, और मल्टीप्लाई वाले जैसे आपको याद हो जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते थे तो 2 इंटू C1 अगर आ जाता था तो उसे एक नया कांस्टेंट C2 नाम दे देते थे ना। तो यहाँ वही बात फंक्शन की है। अब ये जो नया फंक्शन है आपका फाई1 जो फंक्शन है, ये जो है आपका फाई1 जो फंक्शन है वो फाई फंक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो हमने सिंपल एक नोटेशन यूज की हुई है। अगर आपने ऐसे भी लिखा तो गलत नहीं है, बस हमने क्या करा, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए 2 मल्टीप्लाई करा और जो 2 कॉमन आया उससे कन्वर्ट करके एक नया फंक्शन उसको नाम रख दिया। ठीक है, अब हमें मेन निकालना है पीआई निकालने के लिए अब ध्यान से नोट कीजिए, पीआई निकालने में वैसे तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपने डायरेक्ट कुछ नहीं करना, डी की जगह क्या पुट कर देना है, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि जो कि है 1, और डी डैश की जगह क्या पुट कर देना है, अपने y का कोफिशिएंट जो कि है -1। अब ज़रा ध्यान से देखिए, x की जगह मैं 1 पुट करूँ तो ये बन गया आपका 2, फिर मैं d की जगह 1 और d डैश की जगह -1 पुट करूँ तो ये माइनस माइनस प्लस करके +1, और मैं -3 तो है, डी डैश की जगह -1 का स्क्वायर पुट करूँ -3, यानी कि आपका डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 0। अब जब केस फेल हो जाता है तो आप डायरेक्टली जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में मेथड यूज करते थे वो आप यहाँ यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी टर्म्स यहाँ आ रही हैं सबसे पहला काम आपको करना होगा, उसके क्या बना लेने होंगे, फैक्टर्स। फैक्टर बनाने के बाद आपको ये सर्च करना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपका ये वैल्यूज पुट करने पर क्या बन जाता है, 0। तो अब देखो, आप इसको यहां से देखो, मैं d की जगह 1 और d डैश की जगह -1 पुट करूँ तो पहला फैक्टर 0 बन रहा है, लेकिन दूसरा फैक्टर 0 नहीं बन रहा। तो ध्यान से सुनिए, जब भी आप ये कोई भी पीआई का फॉर्मूला लगाएं और डिनोमिनेटर 0 बन जाए तो उसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करो, सर्च करो कौन सा फैक्टर 0 बन रहा है, उसे सबसे बाहर रख लो और बाकी फैक्टर्स को बारी बारी उस पर अप्लाई कर दो। अब जैसे मैं इस फैक्टर को अप्लाई करूँ तो सिंपल एक्सपोनेंशियल की टेक्निक लगाते हुए डी की जगह 1 और डी डैश की जगह -1 पुट करके उस फैक्टर को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन जैसे ही आप इस फैक्टर पर आए फिर आपका केस क्या हो जाता है, फेल। अब केस फेल्योर को अभी मैंने लास्ट वीडियो में बिल्कुल सबसे लास्ट स्टेप पर आपको केस फेल को हैंडल करने का तरीका समझाया था। क्या तरीका था कि जो फैक्टर आपका पूरे डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है, सबसे पहले आपको अपने फैक्टराइजेशन से ये फाइंड आउट करना है कि उसकी कितनी पावर आपके उसमें रिपीट हो रही है। कितनी पावर आ रही है यहाँ पर, पावर 1। तो आपने x की वही पावर लिखनी है, उस पावर का फैक्टोरियल इंटू एक्स का कोफिशिएंट कितना है, आपने देखो वहां पर क्या लिखा था, x की पावर n, b की पावर n फॉर्मूले में था आपका, इंटू में n का फैक्टोरियल। ये जो b है डिनोमिनेटर में, ये है x का कोफिशिएंट उस फैक्टर में, यहाँ पर क्या है 1, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि आपने x की पावर n, b की पावर n इंटू n फैक्टोरियल लिखना था। इस केस में b जो है वो क्योंकि आपके फैक्टर में 1 है, प्लस में जो आपका फैक्टर है वो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, इसलिए n की वैल्यू भी क्या है, 1। तो b और n को मैं अगर इसमें 1 पुट कर दूं तो x/1 फैक्टोरियल बचा, यही आपका क्या गया, रिक्वायर्ड पीआई। दोबारा से ध्यान से सुनिए, आपने क्या करना होगा, जो फैक्टर 0 बन रहा है हमें फाइंड आउट करना है कि एफ डी डी डैश में उस फैक्टर की कितनी पावर्स आ रही है, वो तो बन जाएगी आपकी n की वैल्यू।
ठीक है। फिर आपने देखना है कि वो जो फैक्टर है उसमें डी का कोफिशिएंट क्या है, वो आपकी बन जाएगी बी की वैल्यू। ठीक है, इस टर्म में आपने डी और बी और एन की वैल्यू पुट कर देनी है और मल्टीप्लाई में वो फंक्शन लिख देना है, आपका रिक्वायर्ड पी आई आ जाएगा। दोनों को हमने प्लस करके लिख दिया। सेवेंथ एग्जाम्पल पे आ जाइए। ये आपको फंक्शन गिवन था, क्लियरली विजिबल है, लीनियर भी है, होमोजीनियस भी है और आपका विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है। डी की जगह मैंने एम और डी डैश की जगह 1 पुट करके फैक्टर बनाए। एम इज इक्वल टू 1 1 रिपीटेड रूट आ गया, तो 5 1 y प्लस एक्स इंटू 5 2 y प्लस एक्स सोल्यूशन आ गया। मैंने अब इसको क्या किया, 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 2 डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू 12xy पुट कर दिया। अब ये कौन से वाला केस है आपका, थर्ड केस, केस 3, जिसमें कि आपने अपना x और y की पावर्स जिसमें क्या हो रही थी इन्वॉल्व। अब बुक में तो ये क्वेश्चन इसने कैसे सॉल्व किया है कि ये जो टर्म थी इसने इसके फैक्टर बना लिए और फिर फैक्टर्स को इसने अपने कॉमन निकाल कर बाइनोमियल से एक्सपेंड किया है। लेकिन एक्चुअल में आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोई कंपल्सेशन नहीं है। आप यहाँ डायरेक्ट ये जो पोलिनोमियल गिवन थी इसी में से सिंपल डी या डी डैश की कोई भी एक पावर कॉमन निकाल कर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि आपने सॉल्यूशन कैसे करना है, फिर उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आप खुद सॉल्व करके निकालेंगे। हाँ जी, देखिए यहाँ पर ये था आपका एक्सप्रेशन जिसका आपको निकालना था पी आई। तो हमने क्या करा, इसमें से या तो डी की हाईएस्ट पावर, क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन में क्या होगा, डी और डी डैश की हाईएस्ट पावर तो सेम होंगी, आपको जिसकी कोरस्पॉन्डिंग सॉल्व करना सिंपल लगे उसकी पावर को क्या रख लीजिए, कॉमन। कॉमन रख लिया मैंने डी स्क्वायर, तो ये बच गया 1। यहाँ पर d था, मैंने कॉमन लिया डी स्क्वायर, तो एक d से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। मल्टीप्लाई वाला तो डी स्क्वायर बन के कॉमन आ गया, डिवाइड वाला ये बच गया। इसमें से मुझे डी स्क्वायर कॉमन लेना था जो है ही नहीं, तो मैंने डी स्क्वायर से डिवाइड भी करा और मल्टीप्लाई भी किया। मल्टीप्लाई वाला कॉमन आ गया और डिवाइड वाला ये बच गया। ठीक है, अब 1 बाई डी स्क्वायर तो बाहर है ही, इसे 1 माइनस करके ऊपर पावर ले जाकर लिख दी -1। अब आपको याद हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी मैंने आपको रिपीट किया था कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को वहाँ तक एक्सपेंड करेंगे जहाँ तक ये जो पावर्स अगर आप निकालो तो इनका इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव क्या आ जाए, नॉन ज़ीरो। अब जरा ध्यान से देखो, बाहर है x और y दोनों की पावर 1। अब इसका सेकंड ऑर्डर से बड़ा डेरिवेटिव सारे क्या हो जाएंगे, 0। तो इसलिए यहाँ पर पावर 1 और 2 है डेरिवेटिव की। अगर इस एक्सपेंशन को अगर आप पावर 2 से सॉल्व करते हैं तो जितनी भी टर्म्स आएंगी उनका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। इसलिए ये जो एक्सपेंशन है ये आपकी इस टाइप की है, यूँ समझ लो 1 प्लस एम की पावर -1, सॉरी 1 प्लस नहीं, आपका एक्चुअल में यहाँ माइनस वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, 1 माइनस एम की पावर -1। तो उसका फार्मूला होता है 1 प्लस एम स्क्वायर एंड प्लस एंड सो ऑन। इस टाइप से टर्म्स चलती हैं आपकी। अब क्योंकि अगर मैं एम का स्क्वायर भी लिख दूं तो उससे जितने भी डेरिवेटिव आएंगे इसका स्क्वायर करके उनकी पावर 2 और 2 से बड़ी आएगी, क्योंकि वे सभी डेरिवेटिव 0 हैं। इसलिए मैंने सिर्फ 1 प्लस एम वाली टर्म लिखी। देखिए ये आ गई आपकी टर्म 1 प्लस एम वाली। 12xy अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके तो एज इट इज़ रह गया। यहाँ 1 बाई डी तो एज इट इज़ रह गया। डी डैश मतलब इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट डेरिवेटिव 12x आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके 24x बन गया। डी डैश स्क्वायर मतलब इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई 2 बार डेरिवेटिव जो कि क्या हो जाएगा, 0। अब 1 बाई डी स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे अब इसका मतलब क्या है कि y और 12 तो कांस्टेंट है, x का 1 बाई डी स्क्वायर से मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x 2 बार इंटीग्रेशन, और इसका मतलब है कि 24x का विद रिस्पेक्ट टू x 3 बार इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट अब आपका ये वाला स्टेप आ गया, यहाँ तक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका ये वाला स्टेप आ गया। सिंप्लीफाई करके आपका ये आंसर बना। CF और PI को मैंने क्या कर दिया, प्लस करके लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, आपका फंक्शन गिवन है, ये क्लियरली आपको विजिबल है कि ये लीनियर भी है, होमोजीनियस है,
सभी टर्म्स में ऑर्डर 3 का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और आपके विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम, सिंबॉलिक फॉर्म में तो गिवन ही थी, डी की जगह एम और डी डैश की जगह 1 पुट करके पोलिनोमियल बना ली। इस क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो आपको एक रूट बाय हिडन ट्रायल निकालना होगा और फिर सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करके अपनी क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना होगा। आपकी बुक में यहाँ शॉर्टकट से डायरेक्ट फैक्टर्स लिखे हुए हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो ये फैक्टराइजेशन वाली पूरी प्रोसेस भी फेयर वर्क में दिखाएंगे। 3 रूट आ गए, -1 प्लस -1, यानी कि -1 रूट 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और एक रूट है 1, तो 1 के लिए तो मैंने लिख दिया y प्लस एक्स और -1 के लिए y माइनस एक्स के साथ में एक बार x मल्टीप्लाई एक बार 1 मल्टीप्लाई। अब मेन काम है आप अपने आ जाइए इस टर्म पे, ठीक है। अब ये फैक्टर्स इसने कैसे लिखे हैं, अब जरा ध्यान से देखिए, ये फैक्टर्स लिखने का काफी हद तक आपको आइडिया आएगा यहाँ तक। ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला पॉइंट आपने बहुत केयरफुली नोट करना है। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ कि कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि जो ये आपकी एफ डी डी डैश वाली पोलिनोमियल है, आपको इसके फैक्टराइजेशन यूज करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। अब क्योंकि इस पोलिनोमियल को विद रिस्पेक्ट टू में डी की जगह तो आपने एम यूज करके और डी डैश की जगह 1 यूज करके तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, तो अगर आप इसको दोबारा सॉल्व करते हो तो एक्चुअली में आपका वही रिपीटेड वर्क हो रहा है और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, एक्चुअल में मैं अगर अब इससे लीनियर फैक्टर लिखूं तो क्या बन जाएगा, m जो है आपका +1 तो 2 बार आएगा और m-1 वाला जो फैक्टर है वो एक बार आएगा। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है, m² -1 को लिखूंगी तो m+1 और m-1 बनेगा, यानी कि m+1 का स्क्वायर और m-1। अब इसकी हेल्प से आप अपने इस स्टेप पर कैसे आ सकते हैं, m+1 का स्क्वायर, किसी क्वेश्चन में m+2 आ जाएगा, किसी में m-2 आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, जहां m है वहां तो लिख दिया d और कांस्टेंट टर्म के साथ में लिख लिया d डैश, तो ये बन गया d प्लस डी डैश का स्क्वायर और ये बन गया d माइनस डी डैश, ठीक है। फिर अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपका फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, ये ना तो आपका केस 1 टाइप से खाली एक्सपोनेंशियल है, ना ही केस 2 की तरह से खाली कोस या साइन है, ना ही केस 3 की तरह x और y की पावर है, प्लस यहाँ आपका शॉर्टकट मेथड भी नहीं अप्लाई हो सकता क्योंकि ये फंक्शन ax प्लस बी वाई फॉर्म में नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा ऑप्शन, कि आप केस 4 वाला मेथड यूज करें। तो जो केस 4 वाला मेथड है वो क्या कहता है कि आपको ये मेथड हर फैक्टर पे इंडिविजुअल अप्लाई करना है। तो मैंने सबसे पहले इसको अप्लाई किया d माइनस डी डैश पर, ठीक है। तो 1 माइनस डी डैश को अगर मैं d माइनस एम डी डैश से कंपेयर करूं, ये आपका जनरल फार्मूले में टर्म होती थी, तो आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। अब जो आपका वहां जनरल फार्मूला होता था उसमें आपको क्या लिखना होता था, f ऑफ x और कोमा y माइनस एम एक्स, ठीक है, कि जहां y है उसे y माइनस एम एक्स से रिप्लेस करना होता था। हाँ जी सॉरी, मैं गलती से यहाँ पर y बोल दिया, यहाँ पर आपका क्या आएगा, y की जगह आपको क्या लिखना होता था, c माइनस एम एक्स, और जो m की वैल्यू है वो आपको इन दोनों फैक्टर को इस फैक्टर से कंपेयर करके निकालनी होती थी। तो आपके पास m की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, तो आप अब इसे किससे रिप्लेस करेंगे, c माइनस एक्स से, ठीक है। तो अब देखो e की x में तो x ही है तो वो तो एज इट इज आ गया, cos 2y है तो इसे बन गया cos 2 इंटू सी माइनस एक्स, तो ये बन गया cos 2c माइनस 2x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस फैक्टर का इंटीग्रेशन करना है। आप कोई भी टेक्निक लगा सकते हैं, ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ये आपने इंटीग्रेशन में कैलकुलस में भी पढ़ा हुआ है। ये सेम फार्मूला साइन और कॉस दोनों के लिए यूज होता है, तो आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन पे पार्शियल बाय पार्ट्स भी यूज करते हैं तो दोनों में से कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जिसका डेरिवेटिव खत्म हो जाता है, तो ये टेक्निक से कन्वर्ट करके फॉर्मूला बनता है। तो बेटर ये है
कि ये फॉर्मूला साइन और कॉस दोनों के लिए आप रिमेंबर कर लें। फॉर्मूले में देखो मैंने वैल्यूज पुट कर दी और आपका ये आंसर आ गया। हाँ जी, सॉल्व करके इंटीग्रेशन को लास्ट आंसर आपका बन गया ये। अब इसमें से जो 1/5 कांस्टेंट है ये तो मैंने रख दिया बाहर। अब d प्लस डी डैश का था आपका स्क्वायर, लेकिन एक बार में ये फॉर्मूला एक ही लीनियर फैक्टर को यूज करता है, तो इसके एक पावर बाहर रख के मैंने एक पावर अंदर इन दोनों के साथ क्या कर दी, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जरा ध्यान कीजिए, अब d प्लस डी डैश को वो अपने जनरल वाले मेथड से d माइनस एम डी डैश से मैं अगर कंपेयर करूं तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि m की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, -1। ठीक है, m अगर -1 है और y को क्या पुट करना होता है आपने, c माइनस एम एक्स। ठीक है, तो मैं अगर m की वैल्यू -1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या बन जाती है, c प्लस एक्स। ठीक है, तो अब आपने यही करना है, इन दोनों फंक्शंस का ये फैक्टर अप्लाई करने का मतलब क्या है, केस 4 से इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, जिस इंटीग्रेशन में y की जगह आपने क्या लिख देना है, c प्लस एक्स। तो देखो मैंने वही करा, इंटीग्रेशन ऑफ e की x cos 2 ऑफ y की जगह c प्लस एक्स कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का cos वाला और यहाँ पर साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। साइन वाला फॉर्मूला ये यहाँ मेंशन कर रखा है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंप्लीफाई करके आपका कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आपका सिर्फ एक ये एक्सप्रेशन बच गया। अब इस एक्सप्रेशन में फिर से आप ध्यान से देखिए, d प्लस डी डैश फैक्टर है, तो d प्लस डी डैश को मैंने इससे कंपेयर करा तो m की वैल्यू आ गई -1, और y को किससे रिप्लेस करेंगे, वही c प्लस एक्स से। तो देखो मैंने इस 1/5 तो आपका बाहर चल ही रहा था, d प्लस डी डैश को हटाने का मतलब क्या, इंटीग्रेशन का साइन e की x और cos की जगह सी एक्स प्लस 2x, सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लगा दिया, इंटीग्रेशन करके आपका ये आंसर आ गया। तो बस आपने क्या करना होता है, जो भी आपका लीनियर फैक्टर आ रहा है क्वेश्चन में, उस लीनियर फैक्टर को d माइनस एम डी डैश से कंपेयर करते हुए अपना m निकाल लो। y होता है c माइनस एम एक्स, उसमें c की m की वैल्यू पुट कर दो और इंटीग्रेशन कर दो अपने फंक्शन f ऑफ x y का, और y की जगह c माइनस एम एक्स पुट कर दो। इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड पीआई हो जाए। हाँ जी, ये है आपका लास्ट एग्जांपल 4.1 एक्सरसाइज का। ये आपको गिवन है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर ध्यान से देखिए, सारी डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर के हैं, तो ये होमोजीनियस है, क्लियर विजिबल है, लीनियर है, किसी की कोई पावर नहीं आ रही और सभी के कोफिशिएंट कांस्टेंट है। तो सबसे पहला स्टेप, d की जगह m और d डैश की जगह 1 पुट करके मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा। क्यूबिक है, एक रूट आपने बाय हिडन ट्रायल निकालना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपके रूट्स आ जाएंगे -1 -2 और 3। मैं अगेन फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टराइजेशन वाला पार्ट भी आपने डिटेल से करके दिखाना है। तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, phi1 y माइनस एक्स, phi2 y माइनस 2x, phi3 y प्लस 3x। किसी भी रूट को किसी भी ऑर्डर में पहले पीछे आप लिख सकते हैं। अब मेन काम है आपने अपना पीआई निकालने का। तो पीआई के लिए जो फंक्शंस यूज हो रहे हैं, 3 फंक्शंस तो हैं आपके एक्स वाई की पावर वाले और एक फंक्शन है आपका कोस वाला। तो हमने क्या करा, डिफरेंट नेचर्स के फंक्शंस को सेपरेट कर लिया, I1 और I2 नाम रख दिया और उन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स वाई की पावर वाले। अभी मैंने एक लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था, वैसा ही मेथड यूज करें। देखो क्या कॉमन रखना है इसमें, सभी की डिग्री क्योंकि सेम है तो किसी को भी कॉमन रख सकते हो। मैंने डी क्यूब कॉमन रख लिया, यहाँ तो बचा 1, यहाँ 7, डी है, डी क्यूब कॉमन लेना था तो डी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करा, तो देखो इसने ये यहाँ से ऐसे बना लिया, डी क्यूब सभी के इसने तो डिवाइड में ही लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए एक डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा डी स्क्वायर, यहाँ एज इट इज रह गया। ये दोनों वैल्यूज में से माइनस कॉमन निकाल लिया और ऊपर ले जाके पावर -1 हो गए। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ जो आपकी टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं उनमें y की पावर है 3 तक, तो यानी कि आपको इस एक्सप्रेशन को कहाँ तक लेकर जाना है कि जिसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक की टर्म्स आए।
अब ज़रा देखिए 1 माइनस, अगर आप इस एक्सप्रेशन की खोलते हैं, मैंने अभी लास्ट में भी एक्सप्लेन करा था, मान लो मैं आपको कहूँ कि 1 माइनस एम की पावर -1 की एक्सपेंशन खोलिए, तो वो एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एम स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि मुझे ये पावर कहाँ तक लिखनी है। अब अगर मैं इस टर्म का स्क्वायर निकाल लूँ, तो उस स्क्वायर में डी डैश का स्क्वायर तो पहले से ही है, और स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आ जाएगी, डी डैश की पावर 3 यहाँ पहले से है, स्क्वायर करेंगे तो यानी कि अगर मैं इस टर्म का स्क्वायर करूँ तो पावर जो आएंगी फोर्थ और उससे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की आएंगी। तो जो डेरिवेटिव इनसे जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्लियर विजिबल है कि आंसर 0 आना है, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें 1 प्लस और m वाली टर्म लिखी है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपकी कोई और टर्म नॉन जीरो आती तो हमें स्क्वायर को भी लिखना पड़ता। अब क्या करा, 1 तीनों के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई कर दी और ये बाहर का 1/d³ भी कर दिया। अब जरा देखिए डी डैश स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मतलब है कि इस एक्सप्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू वाई सेकेंड डेरिवेटिव लिख दिया हमने। यहाँ ये कांस्टेंट ही था। डी डैश क्यूब का मतलब है इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू वाई थर्ड डेरिवेटिव, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव 0, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई थर्ड डेरिवेटिव 0, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई थर्ड डेरिवेटिव 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 आ गया। सिंप्लीफाई कर दिया, फिर 1/d स्टैंड्स फॉर, मैंने पहले ही बताया हुआ है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ 1/d का स्क्वायर है, मतलब इसका 2 बार इंटीग्रेशन करना है। यहाँ 1/d की 5 है तो विद रिस्पेक्ट टू x 5 बार इंटीग्रेशन, और यहाँ 1/d की पावर 6 है तो 6 बार इंटीग्रेशन लिखे, सिंप्लीफाई करा, लाइक टर्म से कोफिशिएंट्स कलेक्ट करके इसको सिंप्लीफाई करके ये आपकी ये टर्म आ जाती है। तो जो आपका I1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम अपने I2 वाले पार्ट पे। I2 वाले पार्ट को अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करें तो जब आप ध्यान से देखते हैं कि हम क्या करें इस क्वेश्चन को, इसने सबसे पहले दो तरीकों से सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर इसे सॉल्व करने के देखो दो मेथड किए हुए हैं। एक मेथड आपका ये वाला जो सिंपल आपका होता था, दूसरा मेथड इसने शॉर्टकट मेथड यूज़ करा हुआ है। लेकिन बोथ मेथड में मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे पहला काम अब मैं देखो क्या देखूं कि डी डैश के जो कोफिशिएंट्स हैं क्या है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर -1 पुट करते 0 बन रहा है। ये मतलब कि इस क्यूबिक में कोई एक फैक्टर ऐसा है जो आपके इसमें केस को कर रहा है फेल। अब इससे ये फैक्टर कैसे लिखेंगे, अभी लास्ट स्टेप पर मैंने जब इस पोलिनोमियल के फैक्टर बनाए थे तो m की वैल्यूज़ में फैक्टर आए थे -1 -2 और 3। ठीक है, तो अगर मैं इसको m की फॉर्म में फैक्टर में लिखूं तो क्या बन जाएगा m, हाँ जी, इसके फैक्टर बनेंगे m+1 m+2 और m-3। अब इन फैक्टर की हेल्प से हम डायरेक्ट फैक्टर लिखने, मैंने भी लास्ट में भी सिखाया आपको कि जहाँ m है वहाँ तो हम क्या लिख देंगे d, और जो कांस्टेंट टर्म है उसके मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे d डैश। तो ये फर्स्ट फैक्टर बन गया d प्लस d डैश, d प्लस 2d डैश, d माइनस 3d डैश, बन गए आपके तीनों फैक्टर। अब जरा इन तीनों फैक्टर्स में से देखिए d की जगह 1 और d डैश की जगह -1 पुट करने पे कौन सा फैक्टर है जो प्रॉब्लम कर रहा है, ये वाला फैक्टर। तो हम क्या करते हैं, इस फैक्टर को तो रखते हैं सेपरेट और बाकी अपने पूरे क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, फैक्टराइजेशन के बिना ये आपको नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा पार्ट है जो इसमें से प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चन में सबसे पहले d की जगह x का कोफिशिएंट और d डैश की जगह y का कोफिशिएंट रफ में पुट करके चेक कर लो कि कहीं डिनोमिनेटर 0 तो नहीं बन रहा। नहीं बन रहा तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे आप कोई भी मेथड अप्लाई करें। अगर 0 बन रहा है तो उसके फैक्टराइजेशन करते हुए उस फैक्टर को सर्च करो जो प्रॉब्लम कर रहा है, उसको सेपरेट कर लो। अब हम इन दो फैक्टर्स को देखो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा देखो इस फैक्टर की डिग्री 1, इस फैक्टर की डिग्री 2, तो यानी कि टोटल की डिग्री कितनी हो गई 2। तो मैंने 2 बार इंटीग्रेशन का साइन लगाया, एफ ऑफ यू लिखा और 2 बार इंटीग्रेशन के लिए डी यू लिख दिया। अब कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म में है, तभी आप यहाँ शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड के लिए अब मुझे यहाँ इस वाले पार्ट में d की जगह 1 पुट करना है और d डैश की जगह -1 पुट करके सॉल्व हो गया। कॉस u का 2 बार इंटीग्रेशन कर दिया,
एक बार साइन बनेगा, फिर दोबारा कॉस बन जाएगा और u की वैल्यू x माइनस वाई रिप्लेस कर दी। ये वाला पार्ट यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया है। अब सॉल्व करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है फैक्टर, ये आपका केस को क्या कर रहा है, फेल। तो मैंने आपको भी एक पीछे क्वेश्चन में बताया था, जब भी आपका केस फेल हो जाता है तो आपको दो वैल्यूज निकालनी होती है, b की और n की। b क्या होता है, d का कोफिशिएंट। d का कोफिशिएंट इस फैक्टर में क्या है, 1, तो b बन गया आपका 1। n क्या होता है कि जो फैक्टर आपका 0 बना रहा है ए बी को, वो फैक्टर आपका कितनी पावर में रिपीट हो रहा है, या तो 1 पावर में ही रिपीट हो रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो केस जब फेल हो जाता है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है x की n बाय में b की पावर n इनटू में n का फैक्टोरियल। अब आपके पास b भी 1 है, n भी 1 है, आपने देखो यहाँ वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ गया। अब नीचे इसी मेथड को सॉल्व करने का एक अल्टरनेटिव मेथड दिया गया है। अभी जो ऊपर वाला पार्ट था, मैंने इस पार्ट को यूज करा शॉर्टकट मेथड से सॉल्व। आप चाहें तो केस 2 की तरह डायरेक्ट कोस वाला फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। x का कोफिशिएंट 1 है तो डी स्क्वायर को -1 के स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। y का कोफिशिएंट -1 है तो आप d डैश को -1 के स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, -1 आ जाएगा। एक्चुअल में ये -1 कैसे आएगा, ये -1 के स्क्वायर से रिप्लेस होगा, ठीक है। और ये 1 बन जाएगा, वैल्यू रिप्लेस करके आपका ये आ रहा है। यहाँ देखिए, इसने जो नेक्स्ट पार्ट है वो केस ऑफ फेल्योर का मेथड ना लगा के केस 4 से सॉल्व करा है। अब देखिए, आपको सॉल्व क्या करना था, 1/d प्लस डी डैश कोस ऑफ x माइनस वाई। तो d प्लस डी डैश को केस 4 में जनरल फैक्टर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करके देखिए m की वैल्यू हो जाती है -1। फिर कोस ऑफ x माइनस वाई जो फंक्शन है उसमें y को आपको c माइनस एम एक्स से रिप्लेस करना था। m की वैल्यू है -1 तो ये बन गया आपका c प्लस एक्स। तो देखो मैंने 1/4 तो बाहर था ही, इंटीग्रेशन करना है कोस ऑफ x माइनस वाई का, जिसमें y को रिप्लेस करना है c प्लस एक्स से। तो x माइनस सी माइनस एक्स हो गया, x से आपका x कैंसिल हो गया, ये बन गया कोस ऑफ माइनस सी, कोस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, ये बन गया कॉस सी का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन आ गया x और c की वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत से मेथड हैं। आपने पीआई निकालने के 4 मेथड प्लस शॉर्टकट मेथड पढ़ा है। बस फर्स्ट 3 मेथड्स पे तो आपने देखा था कि क्या कंडीशन थी, कि फर्स्ट मेथड एक्सपोनेंशियल के लिए, सेकंड साइन कॉस के लिए, थर्ड मेथड आपका एक्स वाई की पावर के लिए यूज होगा। शॉर्टकट मेथड आप तभी यूज करेंगे जब राइट साइड का फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन हो। और केस 4 में आपने क्या याद रखना है कि जो भी आपका एफ डी डी डैश फंक्शन है उसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करो और हर फैक्टर को इस मेथड से अप्लाई करते हुए सॉल्व करो। ये वीडियो देखकर आपने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और फिर अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। थैंक यू।